अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट मरियम सिद्दीकी प्रोग्राम उम्मीद की किरण के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज जो शख्सियत हमारे शो में मौजूद हैं वो बहुत से एनजीओ चलाते हैं, फलाही काम करते हैं, लड़कियों की शादियाँ कराते हैं, मदद करते हैं लोगों की। इस महंगाई के ज़माने में जनाब प्रदीप मलानी साहब, उनसे मुलाकात करते हैं। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब कैसे हैं आप? खैरियत, अल्लाह का करम है। जनाब ये बताइएगा कि सोशल वर्क कब से स्टार्ट किया आपने? देखें, सोशल वर्क के स्टार्ट का बात यह है कि मैंने एक्चुअली आई एम फ्राम इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट उमरकोट से मेरा वापस की है, और हमारे पास इंटीरियर में बहुत ज़्यादा सोशल वर्क की नीड है। तो जब मैं 9th क्लास में था तब हमने वहाँ पर एक अपनी कुछ दोस्तों ने, हम ख्याल दोस्तों ने मिल के एक तंजीम बनाई थी, समाज सुधार संगत। सही। तो वहाँ पर हम जो उस लेवल में, उस उम्र में जो काम होते हैं वो हम करते थे। और उस टाइम में हमने बच्चों के एजुकेशन को ज़्यादा फोकस किया हुआ था। सही। और जो कल्चरल डे हैं हमारे, क्योंकि कल्चरल डे सेलिब्रेट करना और उनको ज़िंदा रखना भी हम पे फ़र्ज़ है। सही। क्योंकि कहा जाता है जो कौमें अपनी सकाफ़त को भूल जाती हैं वो कभी तारीख़ में ज़िंदा नहीं रहती। तो तब से बस एक माइंड सेट था कि काम करना है, लोगों के लिए करना है, अपने लिए नहीं करना, लोगों का दर्द बांटने हैं। उसके बाद जो उम्र बढ़ती गई, काम चलते रहे। फिर 2009 में हम कुछ दोस्त हैं, एक हमारे बहुत सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, अब्दुल्ला खोसो साहब डिस्ट्रिक्ट उमरकोट से, वो हैं कमर राजा, हम 2-3 लोग दोस्तों ने मिलके अपनी एक एनजीओ फॉर्म की जिसका नाम रखा हमने नीड, न्यूट्रिशन, एनवायरनमेंट एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट। उसके बाद उसमें काम करते रहे। इंटीरियर में हमारे एरियाज़ में 2010 में बहुत बड़ा एक सैलाब आया था, फ्लड आया था। सही। काफ़ी लोगों के घर, मकानात, उनकी जो भेड़ बकरियां, ज़मीनें, सब तबाह हो गया था। उस दौरान मुझे याद है कि हमने गवर्नमेंट के साथ मिलके हमने उनकी रिहैबिलिटेशन पे बहुत बड़ा काम किया था। और उस टाइम में प्रेसिडेंट पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब थे, और उन्होंने पूरी दुनिया के जो भी डोनर्स हजरात हैं उनको मदऊ किया था सिंध में काम करने पे, और हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोगों ने काम किया था यहाँ पर। तो हम एज ए इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर उनके साथ हमने काम किया था। 2 साल पहले हमारे बहुत ही एक काबिल एहतराम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब हैं, जो वहाँ पे एक तंजीम चला रहे हैं यूके में चला रहे हैं, बरतानिया में। अच्छा। उसका नाम है APPS UKF। सर ये क्या है? ऑल पाकिस्तान फिजिशियन एंड सर्जन्स, उनकी कोई फाउंडेशन है, यूके फाउंडेशन। तो इनमें वो लोग शामिल हैं, हमारे ट्रस्टीज़, हमारे जो डॉक्टर हजरात हैं, ओरिजिनली फ्रॉम पाकिस्तान हैं लेकिन माइग्रेट करके यूके शिफ्ट हो गए हैं, और वो हमारे भाइयों की मदद के लिए वो हमेशा आगे होते हैं। वो मैंने ज्वाइन किया 2 साल पहले, उसमें मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, और उसके प्लेटफॉर्म से हमने काफ़ी सारा काम किया है। स्पेशली हमारा उनकी जो सिंध पाकिस्तान में ब्रांच है, उसका हमने जो रजिस्ट्रेशन करवाई है वो करवाई है HSI से, होमलेस सदका इंटरनेशनल। अच्छा। होमलेस सदका इंटरनेशनल। तो वहाँ पे या उनको हमारे सिंध की जो चेयर हैं वो हैं मिस मारिया गौरी। तो उन पे हमने फोकस जो हमारा है वो है हंगर पे काम करना। काफ़ी ऐसे लोग हैं, काफ़ी ऐसे हमारे देहाती हैं, काफ़ी ऐसे हैं हमारे एरियाज़ में लोग जो 2 वक्त की रोटी भी अफोर्ड नहीं करते। सही। तो सर आप कैसे पता करते हैं कि ये नीडी पर्सन है, इनको चाहिए? हाँ, तो जब हम फील्ड में जाते हैं तब हमें पता चलता है कि इस मसले का मुस्तकिल हल क्या है। आखिर कब हमारे लोग, हमारे एरिया, हमारा मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्कों के साथ कंधे से मिला के खड़े होने के काबिल कैसे और कब बनेंगे। तब एक ही चीज़ पे जाके हमारी
सारी निगाह ख़त्म हुई वो है एजुकेशन। जब तक हम एजुकेशन को फ़रोग़ नहीं देंगे, जब तक हम एजुकेशन पे काम नहीं करेंगे, ये मुफलिसी, ये गरीबी, ये कितना भी आप सोशल वर्क करते जाएं वो ख़त्म नहीं होना। एजुकेशन पे हमें फोकस करना पड़ेगा। अभी लास्ट कुछ सालों से हमारी सिंध गवर्नमेंट ने स्पेशली इंटीरियर में हर जगह पे इतना ज़्यादा काम किया है, इतना ज़्यादा काम किया एजुकेशन पे। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन उन्होंने एक बनाई है जिनमें हज़ारों स्कूल्स उन्होंने अभी नए ओपन कर रहे हैं। और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सही सरदार अली शाह साहब का बहुत बड़ा फोकस है इस पे, एजुकेशन पे। तो सोशल वर्क का यही होता है कि एक दिन हमें इससे बाहर निकलना है, और बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एजुकेशन है। जी जनाब, ये बताइएगा, आपने जैसे एजुकेशन के हवाले से बात की कि एजुकेशन इज अ पावर, एजुकेशन इज अ की एंड एजुकेशन इज अ सक्सेसफुल लाइफ, तो इस बारे में आप बताइए। Whenever I went to the field, I felt that कि हमारे मुआशरे में सबसे पहले ये चीज़ रियलाइज़ करवानी चाहिए, सबसे पहले ये चीज़ रियलाइज़ करवानी है हमें कि एजुकेशन सिर्फ नौकरी लेने के लिए नहीं है। एजुकेशन का मकसद, पढ़ने का मकसद सिर्फ जॉब नहीं होना चाहिए, कमाना नहीं होना चाहिए। एजुकेशन इज़ नॉट ए सोर्स ऑफ इनकम, एजुकेशन इज़ ए सोर्स ऑफ लिविंग। तालीम आपको ज़िंदगी गुजारने के रास्ते और तरीका बताती है। और यहाँ पे काउंसलिंग के बहुत ज़्यादा नीड है हमारे एरियाज़ में, जहाँ पे हम अपने लोगों को ये बता सकें कि एजुकेशन का मेन रीज़न क्या है। सर, जब बच्चे आते थे पढ़ने तो क्या उनके पेरेंट्स आमादा होते थे इस बात पे कि उनको पढ़ाया जाए? हाँ, एक्चुअली दैट इज़ द पॉइंट। बहुत अच्छी बात की आपने। बच्चों का ये है कि आप जब इंटीरियर में जाएंगे आप देखेंगे तो एक बंदे के अगर 4 बच्चे हैं, अगर वो सबको स्कूल में छोड़ता है ना, तो उसका गुजारा मुश्किल हो जाता है। सर, वो कैसे? महंगाई के दौर में वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी कैसे पूरी कर सकता है, इसलिए वो क्या करते हैं, उन्हीं बच्चों से कहीं पे उनको जॉब पे लगा देते हैं, कहीं पे उनको एनिमल्स की जानवरों की, मवेशियों की रखवाली के लिए रख देते हैं, टेक केयर के लिए, जो कि चाइल्ड लेबर के ज़मरे में आती है बात। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक बच्चे को अपने हुकूक देने हैं हमें। बच्चे का जो हुकूक है, जो बेसिक राइट्स हैं हमारे, वो हम नहीं दे पा रहे हैं। बच्चा है, बच्चे को अगर हमने पूरी एजुकेशन नहीं देंगे तो वो आगे बड़ा होके वो कौन सा एक अच्छा बने या अच्छा शहरी बने, हमारे मुल्क की, अपने घर की, अपने माँ बाप की अपनी खिदमत कर सके। इट्स इम्पॉसिबल। सर, जब बच्चे आते थे पढ़ने तो क्या उनके पेरेंट्स आमादा होते थे इस बात पे? पेरेंट्स का जो रिस्पांस है दैट्स मिला जुला, क्योंकि वो चाहते तो हैं अपने बच्चों का रोशन मुस्तकबिल, लेकिन वो मजबूर हैं। अगर वो सारे बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो बाकी काम नहीं चलता। सर, आप बताएंगे कि होमलेस सदका इंटरनेशनल के मालिक कौन है और इनमें क्या क्या काम किए? होमलेस सदका इंटरनेशनल एक्चुअली इज़ अ ब्रांच ऑफ APPS UKF। ठीक है। इनके जो हमारे फाउंडर हैं वो हैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब, जो कि यूके में हमारी एक फाउंडेशन रजिस्टर्ड है APPS UK के नाम से, और सिंध में होमलेस सदका, पाकिस्तान में सॉरी, होमलेस सदका इंटरनेशनल सही। जी। और हम यहाँ पे हंगर पे काम करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर पे काम किया है। ड्यूरिंग अभी कोविड में आपको पता है, लॉकडाउन में हमने बड़ा जो हमसे हो सका है, हमारे इदारे से जो हो सका है। सर, उस वक्त तो पूरा पाकिस्तान बंद था, आपने कैसे किया? ऑफ कोर्स पूरी दुनिया बंद थी। तो उस मुश्किल घड़ी में जो हमारे एंड से हो सका वो हमने जो होता है वो हमने उनके। अच्छा, ये बताइएगा कहाँ पे काम कर रहे हैं आप? हमारी एक टीम है पूरी, हमारी डिस्ट्रिक्ट की, पूरे सिंध की भी अलग टीम है, और सिंध की टीम को चेयर कर रही हैं मिस मारिया गौरी, जो यहाँ कराची में बैठती हैं। और पूरे सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट का एक चेयरमैन है,
और मैं उमरकोट का चेयरमैन हूँ। और उमरकोट में भी हमारी टीम है पूरी, और हमें जो फंडिंग किया, हमें जो फैसिलिटेट किया वो वहाँ से यूके वालों से, यूके की तरफ से। और हमें जो हमने डिस्ट्रिक्ट उमरकोट में वैसे तो बेनिफिशरीज बहुत ज़्यादा हैं, उनमें भी जो सबसे ज़्यादा नीडी था हमने उनकी एक रीडिंग ली और उसके बाद हमने उनको जाके फैसिलिटेट किया। मेडिकल कैंप्स पे काम किया है, और हमारे पास पीने के पानी का बहुत बड़ा एक इशू है। डिज़र्ट में हमने वेल, कुआं जिसको कहते हैं, वो भी बनवाए हैं, और हैंड पंप्स, लातादाद हैंड पंप्स भी हमने लोगों को उनके डोर स्टेप पे पीने के पानी के लिए लगा के दिए हैं। सर, मेडिकल के हवाले से क्या क्या काम किया आप ज़रा बताएंगे? जी मैडम, मेडिकल में हमने काफ़ी सारे मेडिकल कैंप्स किए हैं। मेडिकल में जहाँ जहाँ नीड होती है वहाँ पे हम लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए हम हमेशा होते हैं। और इंशाल्लाह दिसंबर की 7 या 8 तारीख को हम एक लगा रहे हैं, यहाँ पे हमने फाइनलाइज़ किया है आई कैंप, जिसमें हम 200 लोगों की इंशाल्लाह आँखों की ऑपरेशन करेंगे फ्री ऑफ कास्ट। लेंस भी फ्री होगा, उनके डोर स्टेप पे जाके डिज़र्ट में वेरी नियर टू इंडिया बॉर्डर, सही, वहाँ पे गांव है, वहाँ पे हमने लोकेशन फाइनल की है। इंशाल्लाह दिसंबर के फर्स्ट वीक में हम वहाँ पे एक कैंप लगाएंगे जिसमें लेंस, ऑपरेशन, मेडिसन, खाना, हर चीज़ हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे इंशाल्लाह। सर एक ब्रेक का टाइम हो गया। हाँ तो नाज़रीन, हम चलते हैं अपनी ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक नाज़रीन, चलते हैं हम अपनी बकिया प्रोग्राम की जानिब। सर, जो अंदरूनी सिंध से आते हैं तो उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं? क्या उनको भी रहने की जगह देते हैं? उनको भी ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं? देखें, पूरा सिंध है, कराची से लेके कारूंझर तक पूरा सिंध है। सही। डिज़र्ट में हमारे पास जो भी पेशेंट आएंगे हम उनको अकोमोडेशन, खाना, मेडिसन वो सारी देंगे। अच्छा सर, ये बताइए बरका एड में क्या क्या काम हो रहा है और ये किस तरह से हो रहा है? ये जो कैंप है हमारा आई कैंप, ये बरखा एड के ताउन से हो रहा है। बरखा एड में मैं आपको बताऊं कि हमारी एक सिस्टर होती हैं, सिस्टर गुल इनकी हैं, बरखा एड की इनको लीड करती हैं। माशाल्लाह बहुत काम किया है इन्होंने, और अभी भी इंशाल्लाह आगे भी हम करेंगे। और बरखा एड का जो फोकस है वो इनका है पॉवर्टी पे, लोगों को अपने आप वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम करते हैं। और सॉरी, मैं एक चीज़ भूल गया आपको बताना, हमने औरतों को खुद कफील करने के लिए वुमेन एम्पावरमेंट पे बरखा एड की साथ मिलके HSI और बरखा एड का मुश्तरका प्रोजेक्ट है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम मुख्तलिफ देहातों में, गाँव में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हमने बनाए हैं, जहाँ पे लड़कियों को हम सिखाते हैं स्विंग सेंटर टाइप की, फिर उनको हम मशीन भी प्रोवाइड करते हैं, उनको पूरा कोर्स भी करवाते हैं, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। एक औरत को, एक लड़की को जब हम एक ट्रेनिंग देते हैं, वो इस काबिल बन जाती है कि वो अपने घर पे बैठ के इतना वो अपनी कमा लेती हैं कि वो अपना घर चला सकती है। उनको खुद कफील करना, जब तक हम औरत को खुद कफील नहीं करेंगे हमारा मुआशरा कभी ऊपर नहीं आएगा। वेस्ट में और यूरोप में और हम में एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि हमारे पास एक ही बंदा काम करता है, मेल डोमिनेंट एरिया है हम। ये सिर्फ हम नहीं है, पूरा सेंट्रल एशिया, कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना, पूरा सेंट्रल एशिया मेल डोमिनेंट एरिया है। यहाँ पे मर्द भले कुछ भी ना आता हो, लेकिन मर्द हमारा तुरम खान है जी। और औरत भले कितना कुछ भी हो, लेकिन वो कुछ भी नहीं है। तो हमारा जो मेन फोकस है कि औरत को खुद कफील बनाना है, औरत को बराबर इस माशरे में बराबरी की इज़्ज़त देनी है। और बराबरी की इज़्ज़त तभी होगी जब वो
इतनी खुद कफील बन जाएंगी कि अपने मर्द के साथ खड़ी होके कंधे से कंधा मिला के दुनियादारी कर सकें। तो उसके लिए डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब और हमारी सिस्टर गुल, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है और दे आर ब्रिलियंट, दे आर ब्रिलियंट। सर, ये शादी के हवाले से बताइए कि अगर कोई खाना ज़्यादा मांग ले या इस तरह की ऊपर नीचे चीज़ कर दे, हेरा फेरी कर दे, जाहिर है आपको पता है कि ये कोई ट्रस्ट वाला बंदा आया तो इंसान थोड़ा और बढ़ा के ही बोलता है, तो इसमें आपने कोई एक अमाउंट रखा हुआ स्पेसिफिक कि इतने अमाउंट में एक शादी निपटा देनी है आपने? एक मैं आपको हकीकत बताऊं, जब आप ग्राउंड में जाएंगे ना, रियलिटी पे जब काम करेंगे ना, लोग इतने गरीब हैं, बिलीव में। लोग कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी बच्ची के 2 कपड़े दे दो, 50 लोगों का खाना दे दो, लेकिन उसके बावजूद हम हमारे इदारे को हम सल्यूट करते हैं, हम उनको पूरा जहेज देते हैं जो हमसे हो सकता है। वो आपको नेक्स्ट टाइम बता रहे हैं, नेक्स्ट डेट बता रहे हैं कि इस वक्त शादी, ऐसा कोई धोखा हुआ आपके साथ? एक्चुअली ये क्या है कि हमें हमारा इदारा देता है, टोटल हम 60,000 देते हैं। ठीक है। उसके हमारा जो फिगर है ना, वो बिटवीन 60,000 है। 60,000 हम देते हैं, उसमें जो ज़रूरत की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं 60,000 प्लस कपड़े अलग से देते हैं। ब्राइडल जो ड्रेसेस होते हैं वो हम अलग से, वो सारे यूके से आए हुए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। वो हमें यूके से एप्स UKF और HSI वालों ने भेजे हैं, वो हमारे पास पड़े हैं। ब्राइडल ड्रेस प्लस 60,000 के इन बिटवीन जो चीज़ें आती हैं वो हम अरेंज करके उनके डोर स्टेप पे देते हैं और लोग बड़ी दुआएं देते हैं। एक वालिद के लिए, एक माँ के लिए उसकी बेटी का शादी होना, इज़्ज़त से रुखसत होना, इससे बड़ी और कोई अच्छी बात नहीं होती। जी सर, ये बताइएगा कि कभी ऐसा धोखा हुआ आपको कि शादी आज है या फिर? एक्चुअली हमारी हर डिस्ट्रिक्ट की अलग टीम है। ठीक है। और हम एक दूसरे को बखूबी जानते हैं। सही। हम पर्सनली जानते हैं कि फ़लाँ बंदा है, उसकी कितनी बच्चियाँ हैं, कब शादी होनी है। लोकल ही हैं सारे, तो कोई ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। और दूसरी बात यह कि अल्लाह के नाम पे है सब कुछ, कोई धोखा नहीं करता। एक राह खुदा सब काम हो रहा है, किसी को कुछ नहीं दिखाना। तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। जी सर, ये बताइएगा कि माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो कभी आपकी टीम्स में ऐसे क्लैशेस हुए? देखें, हमारी टीम जो है, हम ख्याल लोग हैं। हम ख्याल लोग मतलब कि आई वांट टू डिस्क्राइब यू इन डिटेल कि हम सारे वो लोग ही हैं जो लोग बेलोस हैं, वो लोग हैं जो हम अपने जेब से। एक दूसरी चीज़ भी आपको मैं बता दूं, 33% हम अपनी जेब से देते हैं, 67% हमारा इदारा देता है। 33% हम अपनी जेब से दें या अपने लोकली जो हमारे डोनर्स हैं उसी विद इन डिस्ट्रिक्ट वहाँ से जनरेट करें, लेकिन 33% हम देते हैं। तो जो बंदा जेब से लगा के काम कर रहा है ना, वो बंदा समथिंग एल्स ही होता है। सही। वो राह अल्लाह में कर रहे हैं, किसी और किसी का कोई नहीं चाहिए रिवार्ड। जी सर, ये बताइएगा कि आप क्लास 9 से काम कर रहे हैं, तो आप ये बताइएगा आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? एक्चुअली जब मैं क्लास 9th में था, तब हमारे पास जो हमारे सीनियर थे, उन्होंने मिलके एक सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से हुआ था, हमें कोई एक स्टेज प्रोग्राम करना था। सही। स्टेज प्रोग्राम करना था म्यूज़िकल नाइट का। तो इतना इंटीरियर में स्टेज प्रोग्राम म्यूज़िकल नाइट उस टाइम में, यानी कि आई थिंक अबाउट 30 इयर्स बैक, तो वो बड़ा एक इशू हुआ करता था। तो कहाँ से साउंड आने, कहाँ से कौन स्टेज बनाएगा, कौन सिंगर को लाएगा, कौन VIPs को कॉल करेगा। तो उस टाइम में कुछ दोस्तों का एक आपस में एक गैदरिंग हुई, वहाँ से हम ख्याल लोग जुड़े। फिर हमने सोचा कि सिर्फ इस चीज़ को स्टेज शो तक ही ना रखें, अपने इलाके की फलाह बहबूद के लिए भी इसको यूटिलाइज़ किया जाए। तो वहाँ से हमने ये स्टार्ट लिया। सर, ये बताइएगा कि आपने जब काम स्टार्ट किया तो उसमें आपको कोई हर्डल्स आए, कोई प्रॉब्लम्स आई, तो वो भी आप शेयर करें हमारे साथ। बिल्कुल। काम जब स्टार्ट किया था तो हर काम में हर्डल्स आती हैं, नो डाउट।
सिर्फ हमें हर्डल सिर्फ एक ही चीज़ में आई, हम ख्याल लोग इकट्ठा करने में। उसके बाद जब हम बेलोस होते हैं ना, तब कोई हर्डल ही नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है, कहीं पे कोई हर्डल नहीं है। बस हमें एक ही मसला था कि हम अपने तर्ज के हम ख्याल लोग इकट्ठे करें हमारे साथ। तो सर टीम वो बना। कैसे किया आपने? पता चल जाता है जब जो बंदा बेलोस होता है, जो कुछ करना चाहता है लोगों के लिए, वो पता चल जाता है। हम लोकली हैं, एक दूसरे को सबको जानते हैं। सर आप अपनी नीड एनजीओ के बारे में बताइए कि वो किस तरह से कयाम आया, उसके बारे में बताइए, उसमें क्या क्या काम सर अंजाम दे रहे हैं? 2009 में हमारे एक दोस्त हैं अब्दुल्ला खोसो साहब और कमर राजड़ और मैं, हम तीनों कहीं पे बैठे हुए थे। हमने प्लान किया कि जो हम कर तो वैसे ही रहे हैं, क्यों ना इसको ऑफिशियली वे में किया जाए। तो उसके बाद हमने प्लान किया कि हमें एक अपनी एनजीओस बनानी है, जिसका हमने नाम रखा नीड, न्यूट्रिशन, एनवायरनमेंट एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट। उसको हमने रजिस्टर करवाया सिंध से, और इत्तेफाक से 2010 में बहुत बड़ा सैलाब आ गया हमारे एरिया में। मिरपुखास डिवीज़न में आया होगा, शायद आपको पता होगा। वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सैलाब था, इवन के कश्तियाँ चल रही थी, घर सारे, कोई पता नहीं चल रहा था घर की छत कहाँ है, ज़मीन कहाँ ख़त्म हो रही है। तो वो बड़ा ख़तरनाक टाइम था। उस दौरान हमने यूएनओ के साथ, यूनाइटेड नेशंस के साथ एज ए आईपीस काम किया, आईपीस इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर। तो डॉक्टर्स की जो टीम बनाई, उसके बाद डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर भिखाराम ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, अपनी पूरी टीम दी हमें, और हमारे जो भी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो डीएचओस थे, उन्होंने भी सबने कोऑपरेट किया। और हमने मेडिसन की मद में, क्योंकि कैंप के लिए सबसे दो चीज़ें की बेसिक नीड होती है, एक डॉक्टर्स, दूसरा मेडिसन। डॉक्टर्स हमें डॉक्टर साहब डॉक्टर भिखाराम ने दिए, और मेडिसन सारी हमें डीएचओ जो डिस्ट्रिक्ट के थे हेल्थ ऑफिसर्स, उनके ताउन के साथ हमने किया। एक मुझे याद आ रहा है, पाकिस्तान आर्मी के साथ हमने कैंप किया था 0 पॉइंट पे, जो भी वहाँ से 2 कदम पे आगे इंडिया है, बिल्कुल बॉर्डर की जो लाइन लगी हुई है ना, वहाँ पे हमने कैंप किया था। उस गांव का नाम था मल्लूक जी ढाणी, वहाँ पे हमने कैंप किया था। और वो कैंप किया था 2011 में, जहाँ पे हम पूरी डॉक्टर्स की टीम लेके गए थे, और माशाल्लाह वो भी कैंप हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा था। और थर के काफ़ी जगहों पे कैंप्स किए हमने। जी सर, ये बताइएगा कि आप 200 अफराद के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें कितना स्पेसिफिक अमाउंट रखा है? जी, आपने भी ये बहुत अच्छा सवाल किया अबाउट एक्सपेंस। देखें, जब हम ह्यूज क्वांटिटी में मेडिसन या लेंस या कोई चीज़ लेते हैं, तो वो हम डायरेक्ट कंपनी से लेते हैं जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो वो भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, बहुत हमें रियायत से देते हैं। वो सब मिला के कोई हमारा पर पेशेंट खर्चा हो जाता है 12 से 15 हज़ार पर पेशेंट, जिसमें ऑपरेशन, ओटी, खाना वगैरह सब कुछ, व्हाटएवर जो रिक्वायर होता है, वो सब इतने में हो जाता है। जी सर, ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह 3 एनजीओ चला रहे हैं, तो उसको आप किस तरह से मैनेज करते हैं? मकसद सबका एक है, मंजिल सबकी एक है, थीम सबका एक है। लोगों के लिए काम करना है, अपनी ज़ात के लिए नहीं करना, लोगों के लिए करना है। तो जब मकसद एक होता है ना, तो कोई मसला ही नहीं होता। जनाब, ये बताइएगा कि होमलेस सदका के फाउंडर कौन है? होमलेस सदका इंटरनेशनल के फाउंडर हैं हमारे डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब, और दूसरा जो है वो है बरखा एड की हमारी जो हेड हैं वो हैं सिस्टर हमारी गुल। और इनके काफ़ी प्रोजेक्ट्स मुश्तरका भी होते हैं, अलग भी होते हैं। सबका मकसद है कि टू सर्व द ह्यूमैनिटी, हमारे गरीब, हमारे प्यारे भाई पाकिस्तानियों की मदद करना, उनको एजुकेशन में, हेल्थ में, हंगर में फैसिलिटेट करना, उनकी परेशानियां कम करना, उनके आंसू पहुंचना। असल हमारा मकसद यही है कि लोगों के काम आ सकें। सर, आप माशाल्लाह से इतने काम कर रहे हैं, तो आपको अपनी फैमिली के लिए टाइम ही नहीं मिलता होगा, तो आप कैसे टाइम अपनी फैमिली को देते हैं और काम को भी देते हैं? किस तरह से मैनेज करते हैं आप? एक मैं आपको आपकी बात की एडिशन कर देता हूँ। मैंने किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि लाइफ क्या है और उसको अच्छे से कैसे गुजारना है।
व्हाट इज़ द डेफिनेशन लाइफ एंड हाउ टू मेक इट फ्रूटफुल और सक्सेसफुल। तो एक प्रोग्राम था स्पीच का, जर्मन कहीं पे था, शायद यूके में था। तो वहाँ पे मुख्तलिफ लोग आए, उनके पास टाइम था 120 सेकेंड्स, 120 सेकेंड में आपको स्टेज पे आना है, आपको बताना है, दैट्स इट। फिर जो जीता। तो वहाँ पे एक बंदा, सब ने अपनी अपनी बातें की। एक बंदे ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया, वो मैं हमेशा याद रखता हूँ। उसने कहा ज़िंदगी गुजारना कोई मसला नहीं है, ज़िंदगी को बैलेंस करके जो बंदा चला देना, इट्स एन आर्ट। वो एक कला है, वो एक हुनर है, वो एक फ़न है। ज़िंदगी 6 पिलर्स पे मुश्तमिल है, उनमें से किसी एक को आपने ज़्यादा जकड़ा या किसी एक को थोड़ा सा ढीला छोड़ा तो ज़िंदगी आपकी दोज़ख है। अगर 6 को आपने बैलेंस कर दिया तो ज़िंदगी आपकी सक्सेसफुल है, जन्नत है। नंबर 1 योर फैमिली, पहला पिलर फैमिली। नंबर 2 योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। नंबर 3 योर ऑक्यूपेशन, कारोबार, धंधा, वाट एवर, जो भी है, जिसका जो भी है। नंबर 4 यू मस्ट बी सोशल। नंबर 5 सोशल। अगर आप सोशल नहीं हैं तब भी आप किसी के काम के नहीं हैं, क्योंकि अपने लिए तो कुत्ता भी जीता है। जीना है तो लोगों के लिए जियो, अपनों के लिए जियो। नंबर 6 योर हेल्थ। हमारे मुआशरे में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, हमारे मुआशरे में क्या होता है, जिसको कारोबार की है वो 24 घंटे कारोबार के पीछे है, जिसको दीन की है वो 24 घंटे दीन के पीछे है, जिसको फैमिली की है वो घर से बाहर नहीं निकलता, जो सोशल है वो घर ही नहीं जाते। और इन सब के बीच में हमें हेल्थ को भी फोकस करना चाहिए। आप किसी के काम के या अपने काम के तभी रह सकते हो जब आपको सेहत इजाज़त देगी। जी सर, ये तो एक आर्ट, ये आर्ट किसी को भी नहीं आता। बस कुछ अपनी ख्वाहिशात, अपना टाइम, आप किसी के लिए कुछ अच्छा करने जाओगे ना तो आपको अपने आप को पहले पीछे रखना पड़ेगा, उनको आगे रखना पड़ेगा, तभी कुछ कर पाओगे, अदरवाइज यू कांट। सर, आप एनजीओस तो चला रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आप कोई अपना बिजनेस करते हैं, कोई काम करें, इसके हवाले से कुछ बताएंगे आप? बेसिकली मेरा जो मेन जो है, एक्चुअली आई एम ए लैंडलॉर्ड, मैं ज़मींदार हूँ, लैंडलॉर्ड हूँ। और उसके अलावा छोटे मोटे और काम हैं, लेकिन हमारा जो मेन जो है ना, एग्रीकल्चर है, ज़मींदारी। सर, आपके पास आते हैं तो आपको कैसे मालूम होता है कि ये सही लोग हैं और ये गलत लोग हैं? जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे ना, बोलने वाले की आंखों से पता चल जाएगा सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। वाह सर, क्या बात की। अच्छा जी, उनकी आंखें बता देती हैं कि ये सच्चा है या झूठा है। सही। तो आपको ज़्यादा, मैं आपको एक छोटी सी बात ऐड कर देता हूँ, मांगना लेना आसान नहीं है। कोई अगर आपसे मांगता है ना, समझ लें उसके सारे ऑप्शन खत्म हो गए तब आपके पास आया है। मांगना आसान नहीं है। जी सर, हम लोग सिग्नल पे देखते हैं कुछ लोग खड़े हुए हैं मांगने वाले, वो प्रोफेशनल लोग हैं, वो अलग कहानी है। वो प्रोफेशनल लोग हैं, वो प्रोफेशनल लोग हैं। सर, आम लोग जो मांगते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि ये सफेद पोश हैं? जो रियल होगा कभी मुंह से नहीं मांगेगा, उसकी आंखें बता देती हैं उसके अंदर का हाल। वो मुंह से नहीं मांगेगा। जैसे आपने सिग्नल पे देखा होगा, टक 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 स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो प्रोफेशनल हो गए। वो एक बहुत बड़ी एक फील्ड बन गई है, स्पेशली हमारे सिंध में, पाकिस्तान में। सर, उनको रोकने का आपने कोई काम किया? उनको हम रोक नहीं सकते। मैंने उन पे वर्क किया था। मैंने जब उनके अंदर तक गए, जब उन पे रिसर्च स्टार्ट की तो पता चला कि ये इनके पीछे बहुत बड़े बड़े हाथ हैं। ये बहुत बड़े हाथ हैं, बहुत बड़ा गिरोह है। इस पर गवर्नमेंट ही कुछ कर सकती है, हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। और ये बहुत बड़ा एक एरिया, जैसे आप अभी आप बिलफर्ज डिफेंस में बैठे हो तो डिफेंस का एरिया फलां का है। अच्छा। जौहर का एरिया फलां का है। इस तरीके से एरिया वाइज, चौरंगी वाइज वो बोली लगती है। ये बहुत बड़ी फील्ड हो गई है पूरे पाकिस्तान में। सर, ये बताइएगा कि आम लोग जो मांगते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि ये सफ़ेद पोश हैं? उनका नहीं, देखें, उनको
उनको पहचानने का आसान सा तरीका है, आप उनमें उनके लोकेलिटी में जाओ। आप जहाँ रह रहे हो, आपकी जहाँ रिहाइश है, आपका सराउंडिंग में सब आपको पहचानते होंगे। कोई 1000 घरों में सबको पता होगा, आपको पता होगा आपके पड़ोस में कौन क्या डिज़र्व करता है, कौन क्या है। तो हमारे पास भी लाइक दैट है, ऐसा ही है। हमें पता है कि कौन किस में क्या है। जहाँ जहाँ मेरी रेंज ख़त्म होती है, वहाँ से हमारी आगे दूसरी टीम का, हमारी टीम का दूसरा बंदे का स्टार्ट होती है। हमें पता लग जाता है कौन डिज़र्व है, कौन नहीं है। सर कभी ऐसा हुआ है कि आपकी टीम में किसी को लालच आ गई हो? जब हम खुद अपने जेब से डाल के कर रहे हैं, उसमें लालच वाले तो लोग ही नहीं है हमारे पास। लालच वाला लोग हमारे पास एक सेकंड नहीं टिक सकता। जी जनाब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। चलते चलते हमारे नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहते हैं आप तो प्लीज़। बस मेरा एक ही सबको पैगाम है, सबको मैसेज है कि हमारे प्यारे मुल्क की खिदमत करें, गरीबों की आवाज़ बने, गरीबों की खिदमत करें। और अब इस जो सेटिस्फिकेशन, जो एक इंटरनल सेटिस्फिकेशन मिलती है ना, वो इससे ज़्यादा कहीं नहीं मिल सकती। जी जनाब, बातें तो बहुत है करने को, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। नाज़रीन, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे मरियम सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।